Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss our story. इस वीडियो में हम एक स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 8th इंग्लिश सेंट्रल की बुक की स्टोरी है। स्टोरी का नाम है डैडी लॉन्ग लेग्स। डैडी लॉन्ग लेग्स एक स्टोरी है, मींस एक नॉवेल का एक एक्सट्रैक्ट है। नॉवेल होती है ना, एक लॉन्ग स्टोरी जो होती है उसका एक पार्ट है, लेकिन ये नॉवेल जो है ना थोड़ा लेटर फॉर्मेट में लिखी गई है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एपिस्टलरी। एपिस्टलरी ऐसी नॉवेल होती है जिसमें हम लेटर के थ्रू पूरी स्टोरी लिख देते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये लेटर के थ्रू लिखी गई है, इसीलिए हम इसको एपिस्टलरी बोलते हैं। मींस लेटर के फॉर्मेट में पूरी स्टोरी लिखी गई है। और ये जो चैप्टर पर्टिकुलर है ना बुक में, ये फुल चैप्टर नहीं है, एक नॉवेल है, नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है, नॉवेल का कुछ पार्ट है। तो चलिए पहले आपको मैं मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दूं चैप्टर के, देन हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो चैप्टर है मेजरली इसमें 3 कैरेक्टर हैं, और उसके बाद चौथा कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है डैडी लॉन्ग लेग्स, वो एनोनिमस है। मीन्स उसका नाम हमें पता नहीं है, कौन है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता है हमें। तो थोड़ा अपीयरेंस पता है कि हाँ, उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि उसके जो लेग्स हैं वो काफी लॉन्ग हैं। तो चलिए हम आपको जो कैरेक्टर है उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जेरुशा अबॉट। जेरुशा अबॉट जिसको हम प्यार से जूडी भी बोलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि हो सकता है जो इनके नाम है ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन मिसमैच हो जाए। मीन्स मैं कुछ और प्रोनाउंस करूं, कोई और टीचर है वो कुछ और प्रोनाउंस करे, बिकॉज ये जो है ना थोड़ा अमेरिकन नेम्स हैं, तो उनमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। बट नो मैटर, हम अपना बताते हैं आपको। जेरुशा अबॉट जिसको हम प्यार से जूडी बोलते हैं, सी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। जेरुशा एक ऑर्फन गर्ल होती है। साथ ही साथ उसकी दूसरा जो कैरेक्टर है वो है सैली एमसी ब्राइट। सैली एमसी ब्राइट जो है वो भी एक गर्ल है जो कि इसको हॉस्टल में मिलती है, काफी वार्म और काफी सपोर्टिव है, एनर्जेटिक है। फिर थर्ड कैरेक्टर है जूलिया पेंडल्टन। जूलिया पेंडल्टन ये काफी रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, और ज्यादातर ना अकेले रहना पसंद करती है, लोगों से फ्रेंडली नहीं होती है जल्दी। फिर डैडी लॉन्ग लेग्स। डैडी लॉन्ग लेग्स जो कि आपको पता है ये स्टोरी ही बेस्ड है डैडी लॉन्ग लेग्स पे। कौन है, कैसे हैं, कुछ नहीं पता है। बस ये जो हमारी जेरुशा है, इसने एक एनोनिमस कैरेक्टर को नाम दे दिया है डैडी लॉन्ग लेग्स का। तो चलिए इस तरीके से हम आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी समरी। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको चैप्टर से। चैप्टर जो है, नाम है चैप्टर का डैडी लॉन्ग लेग्स। राइटर है जीन वेबस्टर। यहाँ पे मैंने राइटर का नाम लिखा है, राइटर है इसके जीन वेबस्टर। ये जो चैप्टर है ना एक एपिस्टलरी है। एपिस्टलरी मतलब एक नॉवेल, ऐसी नॉवेल जो लेटर के फॉर्मेट में लिखी हुई हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसमें ऐसा है कुछ कि हमारी जो जेरुशा अबॉट है, जेरुशा अबॉट एक ऑर्फन गर्ल होती है। वो एक ऑर्फनेज में रह रही होती है, तो काफी उसका टैलेंटेड बहुत ही है। तो एक दिन एक पर्सन जाता है जो कि ट्रस्टी होता है उस ऑर्फन का। ट्रस्टी वो लोग होते हैं जो ऑर्फन को चलाने के लिए डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं। तो वो वहां जाता है और जेरुशा के टैलेंट को देखता है। तो जब जेरुशा को टैलेंट को देखता है तो वो उसके लिए ना फीस यानी स्कॉलरशिप ऑफर करता है, और जो ऑर्फनेज की जो मेन हेड होते हैं उनसे बोलता है कि इसकी फर्दर स्टडी के लिए मैं पेमेंट करूंगा, मैं पैसे दूंगा, आप इसे हॉस्टल भेज दो और वहां पे ये पढ़ाई करें। एक्चुअली एट दैट टाइम जो जेरुशा है वो 18 ईयर्स की थी, तो 18 ईयर्स के बाद उसे कॉलेज भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहीं से ये जो है अपने लेटर्स लिखती है उस पर्सन को, बिकॉज ये नहीं जानती है कि कौन सा पर्सन है जो मेरी हेल्प कर रहा है, कौन सा पर्सन है जो मुझे पैसे दे रहा है, जो मेरी मदद कर रहा है, कौन मेरा बेनिफैक्टर है, मुझे नहीं पता है। बट वो सिर्फ एक परछाई में देखती है उस पर्सन को कि उनके जो लेग्स हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो वो उनको नाम दे देती है डैडी लॉन्ग लेग्स। इसलिए ये नाम जो है एनोनिमस है, अपने आप उसने दिया है। तो इस तरीके से इसका हो गया इंट्रोडक्शन। फिर मैं बताऊं बैकग्राउंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये इसमें लिया गया है कि जो जब जूडी यानी कि जो हमारी जेरुशा है जब ये कॉलेज जाती है, तो कॉलेज में जाने के बाद वहाँ के बारे में सब कुछ अपने डैडी को, मीन्स डैडी लॉन्ग लेग्स जिसका नाम ये रखती है, उनको सब कुछ लिख के लेटर्स में भेजती है। मीन्स उनके साथ लेटर्स के थ्रू कन्वर्सेशन करती है, अपनी सारी बातें लेटर के थ्रू लिखती है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ेंगे ये उसी नॉवेल का एक पार्ट है एट दैट टाइम व्हेन जेरुशा वाज इन
हॉस्टल जो कॉलेज में होती है, उस समय वो अपना एक्सपीरियंस, अपने गेम्स के बारे में, अपने रूममेट्स के बारे में सब कुछ अपने डैडी को बताती है, उन्हीं डैडी लॉन्ग लेग्स को, मीन्स लेटर के थ्रू बताती है, वो तो उन्हें जानती भी नहीं है, तो लेटर्स के थ्रू उन्हें बताती है। वही चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पूरी नॉवेल नहीं है, यहाँ पे आपको मैं फिर बता दूं, ये आधी अधूरी सी स्टोरी है। पूरी नॉवेल जो है वो उसका ये कुछ एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा पार्ट है। और पार्ट किसका है, जब जेरुशा जो है वो कॉलेज में होती है, सिर्फ तब का पार्ट है। तो चलिए, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा बैकग्राउंड हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग लेटर मीन्स लेटर लिखना वो स्टार्ट करती है पहले दिन 1 अक्टूबर को। तो वो अपने डैडी जो है ना, डैडी लॉन्ग लेग्स, आपको पता होगा लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम जिसको लेटर भेज रहे होते हैं, रिसीवर, उनका एड्रेस लिखते हैं, देन हम ग्रीटिंग्स करते हैं, फिर हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने डैडी जो कि डैडी लॉन्ग लेग्स हैं उनको थैंक्स बोलती है, और उसके बाद बताती है कि यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, मीन्स जो कॉलेज है मेरा वो बहुत अच्छा है। अपने कॉलेज के बारे में तारीफ करती है, कहती है कि इतना अच्छा कॉलेज मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब अर्थ पे ऐसी कोई जगह हो सकती है। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आई, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ भेजा। और वो ये भी कहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते। इनफैक्ट वो अपने डैडी लॉन्ग लेग्स जिनका नाम रखती है, उनसे कहती है, मीन्स उसी लेटर में कहती है कि हो सकता है जब आप छोटे रहे हो ना, तब आप भी शायद इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको नहीं मिली हो पढ़ने के लिए जितनी अच्छी फैसिलिटीज मुझे मिल रही हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पढ़ने के लिए। उसके बाद वो बताती है कि उसका जो कॉलेज है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, यहाँ पे सब कुछ ओपन है, फ्रीडम है, सब कुछ है। और वो ये भी बताती है कि जो ऑर्फनेज है ना, ऑर्फनेज से यहाँ पे मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि धरती पे कोई ऐसी दुनिया भी है। ऑर्फनेज में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, यहाँ सब कुछ फ्रीडम है, तो वहां से ये बहुत डिफरेंट दुनिया है और वो बहुत अच्छी जगह आ गई, ऐसा वो सोचती है। आगे मैं बताऊं तो वो बताती है कि मैं जिस कॉलेज में मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पे जो हॉस्टल है ना, उस जो एक टावर है, टावर मीन्स बिल्डिंग, उसमें मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ। और वो जो टॉप फ्लोर है उसमें सिर्फ 4 लड़कियां मेरे साथ रहती हैं, मतलब मैं रहती हूँ, 2 और लड़कियां रहती हैं और एक सीनियर रहती हैं, मीन्स 2 उनकी क्लासमेट ही रहती हैं। फ्रेशमैन यूज किया गया है बुक में, तो मीन्स फ्रेशर होती हैं, पहली पहली बार आई होती हैं, जैसे जेरुशा गई होती है, लेकिन एक उनकी सीनियर उसी फ्लोर पे रह रही होती है। वो जो फ्लोर है ना, वो किस लिए यूज किया जाता है, जो हमारे कंटेजियस पेशेंट होते हैं ना उनके लिए। मीन्स जिस हॉस्टल में जेरुशा पढ़ रही थी, वहां पे अभी तक जो पेशेंट होते थे, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई किसी की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से मेडिकल रूम होता है। तो उस चीज की फैसिलिटी वहां अभी नहीं बन पाई थी। तो जेरुशा कह रही थी कि जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ ना, उसी फ्लोर पे वो रूम बना हुआ है जहाँ बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें रखा जाता है। वो सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि उनके लिए नया मेडिकल रूम नहीं बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे जेरुशा बताती है कि जो यहाँ पे 4 लड़कियां मेरे साथ रहती है ना, उनमें एक सीनियर है जो हमेशा चश्मा लगाए रहती है, और वो हमेशा हम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहती है, प्लीज थोड़ा कम नॉइस करो, प्लीज थोड़ा कम नॉइस करो। मीन्स जब भी वो आती है तब यही कहती है। और वो 2 बच्चियों के बारे में नाम बताती है, साइली एमसी ब्राइट एंड जूलिया पेंडल्टन। जूलिया पेंडल्टन के बारे में कहती है कि वो थोड़ा रूड सी है। एक्चुअली ना वो फर्स्ट फैमिली कहा गया है चैप्टर में, मीन्स बहुत वेल्दी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो जो है किसी से बात नहीं करती, बिल्कुल सबको इग्नोर ही कर देती है। और साथ ही साथ जेरूसा कहती है उसने आज तक तो मुझे देखा ही नहीं, मीन्स मुझसे बात करना उसे पसंद ही नहीं। और दूसरा वो बताती है सैली एमसी ब्राइड के बारे में, तो वो कहती है वो काफी वार्म है, काफी सपोर्टिव है, काफी एनर्जेटिक है। इवन वो इतनी ज्यादा मतलब बहुत हंसमुख टाइप की है, जब भी कभी ना कोई भी बात होती है उसमें वो खुशी रहती है, उसको एंजॉय ही करती रहती है। इनफैक्ट वो ये भी बताती है कि जरूसा बताती है कि जो सैली है वो एग्जाम में फेल हो जाती है, उसमें भी वो एंजॉय करती है, उसमें भी खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा वो फनी गर्ल है। ऐसे करके वो इंट्रोडक्शन देती है सबका। उसके बाद ये बताती है कि जो मुझे रूम मिला है ना, वो रूम, उस रूम में मैं सेपरेट रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, और जो सीनियर है वो अकेले रहती हैं। बाकी जो मेरी दोनों फ्रेंड है वहां पे, फ्रेंड नहीं कहेंगे, क्लासमेट कहेंगे, वो दोनों एक रूम को शेयर करती हैं। साथ ही साथ जेरिशा ये भी बताती है कि जो रूम है ना, वो सीनियर्स को भले ही सेपरेट रूम दे दिए जाए, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं ना, फ्रेशर को सेपरेट रूम नहीं दिया जाता, बट फिर भी मुझे सेपरेट रूम दिया गया। शायद मुझे सेपरेट रूम इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमारे अलॉट करते हैं ना, मेन रूम को अलॉट करते हैं जो मैनेजर हैं,
उन्होंने शायद ये सोचा हो कि एक अच्छी वेल्दी फैमिली से आई हुई बच्ची से मैं कैसे पूछूं कि वो एक ऑर्फनेज से आई हुई बच्ची के साथ रह ले, फाउंडलर के साथ रह ले। फाउंडलर होता है जो ऑर्फन के बच्चे होते हैं ना, अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए। तो वो कहती है, जेरूसा कहती है कि शायद जो हमारे मैनेजर है ना, जो ये सीट अलॉट कर रहे थे, रूम अलॉट कर रहे थे, उन्होंने सोचा होगा कि एक वेल्दी रिच फैमिली की बच्ची से मैं कैसे पूछूं कि वो एक ऑर्फन के साथ रह ले। ये पूछना सही नहीं होगा, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अलग रूम दे दिया। और इस बात पे भी जेरूसा थोड़ा खुश होती है और कहती है, अपने डैडी से कहती है, देखा, ऑर्फन होने का भी फायदा होता है। वो यहाँ पे थोड़ा आयरनी क्रिएट करके बोल रही है कि मीन्स ऑर्फन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वो कह रही है कि देखो, यहाँ पे मेरे साथ उसे नहीं रखा गया जस्ट बिकॉज आई एम ऑर्फन। तो ये बात वो किस हिसाब से कह रही है? वो कह रही है कि देखो, यहाँ भी इसका भी एक फायदा होता है कि अगर आप ऑर्फन हो तो आपको अलग फैसिलिटीज मिलेंगी। इस तरीके से वो आयरनी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फिर। वो आगे बताती है, अपने रूममेट के बारे में बता चुकी है और अपने रूम के बारे में बता चुकी, कहाँ उसको रूम मिला है, कैसा रूम मिला है। फिर वो लिखते लिखते कहती है, डैडी 7 o'clock होने वाला है और अभी बेल जो है वो बज जाएगी, फिर हमें 10 मिनट्स के अंदर ग्राउंड पे पहुंचना है, बिकॉज वहां पे हमें बास्केटबॉल का वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आप नहीं चाहते मेरा टीम में सिलेक्शन हो जाए? और यहाँ से बोल के वो अपने डैडी को बाय बाय बोल के, मीन्स वो उस दिन का लेटर फिनिश करके चली जाती है। फिर क्या होता है, बास्केटबॉल ग्राउंड की बात करें तो बास्केटबॉल ग्राउंड के बारे में वो बताती है और अपनी हैप्पीनेस शो करती है। वो कहती है कि बास्केटबॉल का सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि सारे फ्रेशर्स आए थे तो सिलेक्शन होना था। अब ये बात ना, जो बच्चे हॉस्टल से हैं वो ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी हॉस्टल से हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पा रही हूँ इन चीजों को। आई डोंट थिंक कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट ट्राई करिए समझने का कि जब हॉस्टल में नए नए बच्चे जाते हैं तो हर क्लास, मतलब पूरे सारे बच्चे फ्रेश हैं। अब उस, क्योंकि वहाँ हर साल एक नई टीम बनाई जाती है, तो फ्रेश बच्चों में से एक टीम बनानी है बास्केटबॉल के लिए। तो बास्केटबॉल के लिए जब टीम बनानी है तो बास्केटबॉल जनरली लॉन्ग, जो हाइटेड बच्चे होते हैं ना, जिनकी लंबी हाइट होती है, उनको ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है। तो जरुषा कह रही है, वैसे तो मेरी हाइट छोटी है, बट मैं हूँ बहुत एनर्जेटिक, मतलब मैं बहुत जल्दी एक्टिव बहुत हूँ, मैं बहुत जल्दी मूवमेंट कर लेती हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो हो सकता है कि मुझे सेलेक्ट कर लिया जाए। और साथ ही वो कहती है कि जब लोग हवा में सोच रहे होते हैं ना कि हाँ बास्केटबॉल को किधर उछालें, जब बास्केट में बॉल डालने से पहले उस लोग सोच रहे होते हैं कि मैं किधर से उछालूं, एट दैट टाइम मैं बॉल लेके लोगों के पैरों के नीचे से निकल जाती हूँ। तो मैं इतनी एक्टिव हूँ, तो इट माइट भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ वो ये भी कहती है, एक्चुअली ना वो जिस हॉस्टल जाती है दैट वाज अ गर्ल्स हॉस्टल, तो वो कहती है कि यहाँ पे लड़कियां इतनी खुश है, इतनी खुश है, मतलब इससे पहले कभी मैंने इतनी खुश गर्ल्स को देखा ही नहीं। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जो हमारा जो ये कॉलेज है ना, अगर कोई गर्ल नहीं है तो इस बात पे भी वो अफसोस करती है कि यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही आ सकती हैं। तो जो लोग गर्ल्स नहीं हैं उनके लिए मुझे अफसोस है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो गर्ल्स जो यहाँ नहीं आ पाती हैं उनके लिए भी मुझे बहुत अफसोस है कि वो यहाँ नहीं आ पाई। तो ऐसे करके वो अपना लव शो करती है टुवर्ड्स बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलना उसे अच्छा लग रहा हो तो वो चाहती है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, और उस समय जो हैप्पीनेस होती है उसको भी वो बताती है। और वो कहती है कि एक दिन जो है साली एमसी ब्राइट उसके रूम में आती है, उसके रूम में पॉक करती है, मीन्स झांक के देखती है। उसके बाद उससे कहती है, यार मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, मुझे होम सिकनेस हो रही है। होम सिकनेस होता है जब आपको घर की बहुत याद आ रही हो। तो कहती है मुझे होम सिकनेस हो रही है, तुम्हें भी हो रही है क्या? पूछती किससे है? जेरुशा से पूछती है। तो जेरुशा कहती है कि नहीं, वो नाम ही आंसर कर देती है। उसके बाद कहती है कि मैंने सारी बीमारियों के बारे में सुना है, लगभग सारी बीमारियां मुझे हुई हैं, बट ये होम सिकनेस वाली बीमारी मुझे कभी नहीं हुई है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई असाइलम सिक हो सकता है। असाइलम सिक मीन्स टू से, शी वांट टू से दैट कि वो ऑर्फन से आई है ना, तो वो कहती है कि ऑर्फन जाना कौन पसंद करेगा, ऑर्फन जो ऑर्फनेज है वहां जाना कौन पसंद करेगा, उसकी किसको याद आएगी। मीन्स लोगों को घर की याद तो आती है, हाँ मम्मी को याद कर रही है, पापा को याद कर रही हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बचपन से ऑर्फनेज में पढ़ा है, ऑर्फनेज में पला बढ़ा है, तो उसे किसकी याद आएगी। तो वो यही कहती है कि मैंने आज तक असाइलम सिक तो किसी को सुना नहीं है, हाँ होम सिक सुना है, और उस बीमारी से मैं बहुत दूर हूँ। ऐसा करके वो थोड़ा यहाँ पे भी आयरनी क्रिएट करती है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बास्केटबॉल की हैप्पीनेस वो बता चुकी है। फिर वो अपने डैडी को लेटर लिखती है 10 अक्टूबर को।
इस दिन क्या होता है उसके साथ वो ये बताती है। एक्चुअली क्या होता है वो बता रही है कि मैं क्लास में थी, तो क्लास में एक जो हमारे माइकल एंजेलो हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं माइकल एंजेलो, इनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो क्योंकि ये ना बहुत ऐसा नहीं कि शाय टाइप में हो, एक्टिव बच्ची थी, पढ़ने में भी इंटरेस्टेड थी, बोलती भी थी सबसे, तो वो कह देती है कि आर्कएंजल, वो उनको आर्कएंजल समझ लेती है। आर्कएंजल वो होते हैं जो कि हमारे जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उसमें जो हम कहेंगे प्योर हार्ट होते हैं, प्योर सोल जो होती है, जिनको हम कहते हैं ना भगवान के दूत होते हैं। तो वो ऐसा समझ लेती, कहती है, वो कहती है अच्छा वो, तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ा लेती है, बिकॉज ये लोग माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रहे थे, और ये बोल देती है आर्कएंजल। आर्कएंजल जैसे ही सुनते हैं तो बच्चे सारे उसका मजाक उड़ा लेते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका। तो इस बात पे वो कहती है ना, मुझे आज बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ स्कूल में, ऐसा करके वो अपने डैडी को नेक्स्ट डे के लेटर जो लिखती है ना 10 अक्टूबर को, उसमें ये बता रही होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि सभी बच्चे माइकल एंजेलो के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मुझे उनके बारे में पता नहीं था कि वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, तो मैंने बोल दिया अच्छा क्या तुम आर्कएंजल के बारे में बात कर रहे हो। तो इस बात पे सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ। फिर वो कहती है कि एक दिन ऐसे ही क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे मॉरिस मेटरलिंक के बारे में। मॉरिस मेटरलिंक ये जो है एक राइटर हैं जिनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे। अब जो ये है हमारी जेरिशा, ये सोच लेती है कि ये कोई नया क्लास में आया है, स्टूडेंट है, तो जब ये ऐसा बोल देती है तो बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है, तो वो जिधर से जाए लोग उसका मजाक उड़ाएं, जिधर से भी निकले उसका मजाक उड़ाएं। तो इस बात से वो थोड़ी तो परेशान हुई, बट वो कहती है कि मैं इतना भी परेशान नहीं हुई। नेक्स्ट डे मैं उसी एनर्जी के साथ कॉलेज अपने पहुंची, और इनफैक्ट इतनी मैं खुश थी, जैसे सारे बच्चे क्लास में एक्टिव वैसे मैं भी। मीन्स मुझे एम्बैरेसमेंट कल फील हुआ था, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, बट फिर भी मैं वैसे ही एक्टिव होके गई, मैंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ कह रही है कुछ तो मेरी क्लास में डल और ऐसे बैठे थे, मैं तो उनसे भी ज्यादा एक्टिव थी, ऐसे करके ये अपने डैडी को लेटर में बता रही है। इट मीन्स कि जो जेरूसा थी वो काफी एक्टिव गर्ल थी, काफी करेजियस थी, काफी स्टूडियस थी और काफी हार्ड वर्किंग भी थी। ठीक है, तो ये क्वालिटीज उसकी हैं, यहाँ से हमें पता चलता है। इतना तो उसने बता दिया। अब वो कहती है फर्निशिंग रूम, वो अपने रूम के बारे में बताती है। अब अपने डैडी से कहती है कि इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, क्या आप ये भी जानने में इंटरेस्टेड हो कि मेरा रूम कैसा है? चलो मैं बताती हूँ। वो कहती है कि मेरे रूम की जो वॉल्स है ना थोड़ा येलोविश कलर की हैं, इसलिए मैं जो कर्टन्स हैं वो भी येलोविश कलर के लिए आई हूँ, और जो कुशन है वो भी थोड़ा उसी कलर के लिए आई हूँ ताकि वो मैच कर जाए। साथ में कहती है कि मैं ना एक बेड भी लाई हूँ, मीन्स एक गद्दा लिया है उसने जिसमें इंक का स्पॉट पड़ा है। एक्चुअली वो जो ये चीजें खरीद रही है ना, वो कहाँ से खरीद रही है? एक ऑक्शन से। ऑक्शन किसका? सीनियर्स का। मीन्स जो पास आउट बच्चे होते हैं ना, जैसे 12th में बच्चे हैं स्कूल में, 12th के बाद वो निकल जाते हैं तो अपनी बुक्स या फिर अपने इंपॉर्टेंट नोट्स अपने जूनियर्स को दे देते हैं। सेम एज इट इज हॉस्टल में क्या होता है, जो 12th के बाद बच्चे निकलते हैं, तो जो 12th में बच्चे होते हैं या फिर जो फाइनल ईयर में जो बच्चे होते हैं, वो क्योंकि अब उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे तो उनकी जितनी भी सामान है वो अपने घर नहीं कैरी कर सकते हर चीज, तो क्या करते हैं वो एक ऑक्शन कर देते हैं कि मीन्स वो या तो फ्री में बच्चों को शेयर कर देते हैं अपनी चीजें, या फिर वो कह देते हैं कुछ बहुत पेमेंट करके तो मेरी चीजें आप ले लो, जैसे मेरा बेड ले लो, मेरी अलमीरा है वो ले लो, मेरी चेयर है, स्टडी टेबल है, तो ये सब चीजें बच्चों को काम लगती हैं। तो जो न्यू कमर्स होते हैं वो सोचते हैं कि सीनियर से हम ले लें, तो यही काम किया जेरूसा ने। सीनियर्स का ऑक्शन था, ऑक्शन मीन्स बोली लगना कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतनी है, तो सीनियर्स का ऑक्शन था। वहां पे ये जेरूसा जाती है किसके साथ? सैली एमसी ब्राइट के साथ। क्यों? क्योंकि सैली एमसी ब्राइट को वो कहती है कि वो एक वेल फैमिली से थी, बचपन से फैमिली के साथ रही है, तो उसे पता है कि घर में जरूरत की क्या क्या सामान हो सकती है, तो इसीलिए जेरूसा इसके साथ जाती है और ये इसे बहुत अच्छी शॉपिंग कराती है। ऐसा ही अपने डैडी को बताती है कि वो मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग कराती है, मैं एक चेयर मैंने ली है, और एक मैंने वो लिया है, ड्रॉर लिया है, और एक मैंने रग लिया है, गद्दा लिया है, ये सब मैट्रेस वगैरह सब कुछ बताती है कि मैंने ये चीजें ली हैं। कौन सा किस स्टेट में है, मीन्स अच्छा है कुछ खराब है, उसमें सब कुछ बताती है कि एकदम नए जैसा लग रहा है, या फिर उसमें कहीं दाग धब्बे पड़े हैं, या फिर चेयर में कोई प्रॉब्लम है, चेयर का कलर कैसा है, एवरीथिंग इन डिटेल, वो सब कुछ डिटेल से बताती है अपनी डैडी को। उसके बाद कहती है डैडी मेरे जो रूम है मेरा, उसमें जो विंडो है वो काफी ऊंचे पे लगी है, तो मैं वहां से इजिली पहुंच नहीं पाती हूँ,
तो मैंने उसको अनस्क्रू कर लिया है, मीन्स उसके नट बोल्ट जो है वो ढीले कर लिए हैं। और साथ ही साथ वो कह रही है ना, मैंने एक ड्रॉर लिया है जो उसके नीचे मैंने लगा लिया है, अलमीरा के नीचे। अब जब मैं ड्रॉर खोल के खींच लेती हूँ तो वो स्टेयर्स जैसी बन जाती हैं, और मैं ऊपर चढ़ के अपने ड्रॉर की फाइनल वाली सीट पे बैठ जाती हूँ, तो जैसे विंडो से मुझे देखने में आसानी हो जाती है। ऐसा भी वो बताती है अपने डैडी को। उसके बाद जब सारी डिटेल्स बता देती है तो कहती है कि सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन आप वेट कर रहे होगे कि मेरी स्टडीज कैसी चल रही हैं, तो चलो मैं थोड़ा आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बता देती हूँ। तो वो अपनी स्टडीज के बारे में बताती है अपने डैडी को, कहती है कि मैं फ्रेंच पढ़ रही हूँ, मैं जर्मन पढ़ रही हूँ, जर्मन में कोई प्यूनिक वॉर है, हो रहा होता है जिसमें रशिया की डिफीट हो जाती है, तो ये भी बात वो बताती है अपने डैडी को। उसके बाद वो बताती है कि मैं फ्रेंच में पढ़ रही हूँ, फ्रेंच में कोई एक टॉपिक है ग्रामर का, वो बताती है कि मैं वो पढ़ रही हूँ अभी करंटली। फिर वो कहती है मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में मैं अपनी राइटिंग स्किल पे वर्क कर रही हूँ, मीन्स डेली डेली मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ वो बताती है मैथ्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, कहती है कि मैंने अभी ना सिलेंडर खत्म कर लिया। सिलेंडर एक टॉपिक होता है मैथ्स का, तो कह रही है ज्योमेट्री में टॉपिक होता है सिलेंडर, तो कह रही है कि सिलेंडर हमारे यहाँ खत्म हो गया, आपको ओंस पढ़ाया जा रहा है। सिलेंडर एक फिगर होता है, लाइक ऐसे बनता है ना, ऐसे ये सिलेंडर, ये मैथ्स का एक टॉपिक होता है। तो कहते हैं कि सिलेंडर पढ़ा दिया गया हमारे यहाँ, अब कोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज कोन। तो कह रहे हैं कि अब कोन्स के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वो बताती है साइंस के एक सब्जेक्ट के बारे में, तो कहती है कि उसमें हमें पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बाइल जूस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजें वो बताती है कि हम ये पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, अपने स्कूल में नहीं कॉलेज में ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से चैप्टर को खत्म करने से पहले, मीन्स अपने लेटर को खत्म करने से पहले, वो अपने डैडी को कहती है डियर डैडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मतलब अपना ध्यान रखना, ड्रिंक मत करना, अल्कोहल मत कंज्यूम करना, बिकॉज वो लीवर के लिए डेंजरस होती है। क्योंकि शायद उसने साइंस में वो टॉपिक पढ़ा हो, तो वो अपने डैडी को बता रही है कि जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो हमारे लीवर के लिए खतरनाक होती है, हार्मफुल होती है, तो ऐसा करना, आप उसको कंज्यूम मत करना। तो इस तरीके से बोलते हुए वो चैप्टर को करती है फिनिश। तो आई होप कि मैंने चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं इसका हल्का सा सम अप कर देती हूँ इसको। स्टोरी में क्या है, स्टोरी है एक गर्ल के बारे में जिसका नाम है जरूषा। ये एक ऑर्फन गर्ल है, मींस अनाथ बच्ची है, एक ऑर्फनेज में रह रही होती है। तो ऑर्फनेज के जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी मींस ऑर्फनेज को जो पैसे फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक दिन वो ऑर्फनेज में विजिट करते हैं और देखते हैं कि जरूषा का टैलेंट, देखते हैं कितनी टैलेंटेड है। तो वो जो है ऑर्फनेज को जो चला रहे होते हैं उनसे कहते हैं इस बच्ची को कॉलेज में एडमिशन दिला दो, मैं इसकी फंडिंग करूंगा, मैं इसको पैसे दूंगा। तो इनका हो जाता है कॉलेज में एडमिशन। जरूसा कभी उस पर्सन से मिली नहीं है, बट वो उनकी बस परछाई देखती है। तो परछाई में क्या देखती है कि वो जो पर्सन है ना, उसकी जो लेग्स हैं वो काफी लंबे लंबे हैं, इसलिए वो उनको नाम दे देती है डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, अपने आप से नाम दे देती है। और उसके बाद जब वो हॉस्टल पहुंच जाती है तो अपने डैडी को हॉस्टल की सारी चीजें लेटर के थ्रू बताती है कि वहां पे कैसा है, मतलब वहां पे रहने का कैसा है, रूम कैसा है, उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो कैसी हैं, एवरीथिंग वो डिटेल में अपने डैडी को बताती है। और साथ ही साथ उन्हें थैंक बोलती है कि आपने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ। उसके साथ ही साथ वो अपने कॉलेज को ऑर्फनेज से कंपेयर करती है, कहती है कि मतलब कॉलेज इतना ब्यूटीफुल है, ऑर्फनेज में इतने स्ट्रिक्ट रूल थे। तो ये सब चीजें वो बताती है कि वहां से ही तो ये बहुत अच्छा है। और फिर वो बताती है कि उसका रूम कैसा है, रूममेट कैसे है, मीन्स उसको रूम अलॉट हुआ है, सेपरेट रूम मिला है, उसको किसी के साथ नहीं रखा गया है। जिस फ्लोर पे रखा गया है वहां पे सिर्फ जो कंटामिनेटेड पेशेंट होते हैं उनके लिए वहां पे भी जगह नहीं है स्कूल में, इस वजह से उस जिस फ्लोर पे वो रहती है उसी फ्लोर पे उन्हें भी रखा गया है। साथ ही साथ वो बताती है कि जो उसके बगल वाले रूम में एक सीनियर रहती हैं, वो हमेशा चश्मा लगा के रहती हैं, वो उसको बोलती हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, हमेशा बोलती रहती हैं। और वो दो अपनी क्लासमेट के बारे में बताती है, साइली एमसी ब्राइड के बारे में। वो कहती है वो काफी एक्टिव, एनर्जेटिक और सपोर्टिव है। और दूसरी बताती है जूलिया पेंडल्टन के बारे में, कहती है कि वो बहुत घमंडी है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती है ज्यादा। तो वो बोलती है जरूषा कि मेरी उससे कभी ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि वो मुझसे कभी बात ही नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या करती है, अपने डैडी को थैंक भी बोलती है और अपने बास्केटबॉल की में जो इंटरेस्ट है ना उसके लिए बताती है कि मेरी हाइट तो कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं एक्टिव बहुत हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक हूँ। ये सारी चीजें बताती है। फिर वो कहती है एक दिन स्कूल में मेरा मजाक उड़ा लिया गया था, क्योंकि मैंने माइकल एंजेलो जो कि एक आर्टिस्ट है उनको आर्कएंजल समझ लिया था।
तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके बाद भी मैं फुल एनर्जी के साथ दूसरे दिन कॉलेज गई थी। अब ये बता रही है कि अपने रूम के बारे में मैंने कैसे कैसे रूम को डेकोरेट किया है, और कह रही है पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जब आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो मैं उससे चीजें खरीद रही हूँ, बहुत हिसाब से खरीद रही हूँ, ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर रही हूँ। और जब मैं पैसे देती हूँ और कोई मुझे चेंज देता है तो उस समय मुझे हैप्पीनेस बहुत फील होती है, बिकॉज मैंने कभी इतने पैसे लाइफ में खर्च ही नहीं किए। और उसके बाद वो अपनी स्टडीज के बारे में अपने डैडी को बताती है कि मेरी स्टडीज कैसी चल रही हैं, और स्टडीज के बाद वो बताती है कि आप जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, और जो है अल्कोहल मत कंज्यूम करना, क्योंकि वो लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको समरी भी समअप कर दी। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वन मोर थिंग, अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।